सर पर है भारी बोझा, कांधे पर उम्मीदें लादे। कंक्रीट के जंगल से गांव तरफ हम सब भागे। ये शहर बनाया जिन हाथों ने, उन्हें रोटी तक नहीं हुई नसीब। गांव की माटी देगी भैया, दलहन तिलहन रबी खरीफ। नंगे पांव जलते छाले, उम्मीदों पर लटके ताले। ना घोड़ा न गाड़ी रिक्शा, पैदल चल निकला मजदूर। इस शहर को रचने वाला बेबस विश्वकर्मा हुआ मजबूर। दो रोटी की चाहत मुझको वापस देखो गांव ले आई। शहरों की अय्यारी देखी, गांव की मिट्टी ही काम आई। चल पड़े सफर में धूप बहुत है, पेट की खातिर सह लेंगे। रोजी रोटी सब चौपट है, शहर हमारे बिन रह लेंगे। गोद में लल्ला थामे माई, पैदल पैदल चल गई भाई। जैसे मिले चले हम गांव, अपना पीपल अपनी छांव। क्या करेंगे जब लॉकडाउन हटेगा नहीं, सुविधा सरकार देगी नहीं, तो पैदल नहीं जाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ मर जाएंगे तो मिट्टी भी नहीं घर जाएगी, घर में रहेंगे तो भला मिट्टी में तो मिल जाएंगे। ये दर्द देखिए, ये बेबसी। दो वक्त की रोटी जो कभी ने गांव से इन दौड़ते भागते शहरों की तरफ लेकर आई थी, आज उसी दो वक्त की रोटी की खातिर ये अपने अपने ठिकानों पर लौट रहे हैं। 2 महीना होगा उसी के बालक रोते हैं, डीप रहे हैं, तो मजबूरी में नंगने परो, ना तो नहीं नंगते। चल मम्मी के तो भागने परो लेके, ना तो नहीं आते। 2 महीना से बैठे, कोई ना कहीं सुनाए नहीं करी कुछ भी। लगभग 900 से 1000 किलोमीटर दूर है आपका गृह जनपद, वहाँ तक पैदल पहुँचना आसान है? ऐसे ही मिला जे हैं, कहूँ से चले जे हैं, नंगा जे हैं, कहूँ चले जे, और क्या करें बताओ, कोई वो है ही नहीं है। देश लॉकडाउन है, फैक्ट्रियों पर ताला लटका है और इन बेबस मजदूरों के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। वो जो महीने के वेतन पर चलते हैं उनका तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन दिहाड़ी मजदूर के सामने तो सबसे बड़ा संकट भूख का खड़ा हो गया है। और यकीनन भूख से बड़ी समस्या तो कोई हो ही नहीं सकती। सरकार अब भूखे प्यासे यहाँ क्या करेंगे, डरे, काम बंद हो गया, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, क्या करेंगे सरकार? क्या करें, इधर बीमारी बढ़ती जा रही है। वैसे तो बच जाएंगे, लेकिन पेट के से तो जरूर मर जाएंगे, बच्चे भी बड़े भी। क्या करेंगे, मजबूरी में भागना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है हम लोग को, खाने पीने को परेशानी, पैसा नहीं है हाथ में, हम लोग को किराया भाड़ा नहीं है, भूख प्यासे मर रहा है हमारे बच्चे। गांव पे छके हम एमपी जा रहे हैं, सागर जा रहे हैं, निकन जा रहे हैं, पैदल जैसे बनेगा, भूख प्यास है। देश के हर शहर से प्रवासी मजदूर अपने अपने गांवों को लौट रहे हैं। कोई ट्रकों में भरकर जा रहा है, तो कहीं बैलगाड़ी को खुद खींचते मजदूर की तस्वीरें कलेजे को चीरती दिख जाती हैं। इकोनॉमिक टर्म में इसे रिवर्स माइग्रेशन करार दिया गया है। जब रोजगार की चाह में ग्रामीण, खासतौर पर मजदूरी करने वाले ग्रामीण शहरों की ओर रुख करते हैं, तो इसे पलायन यानी माइग्रेशन कहा जाता है। इसका मूल उद्देश्य शहरों में आकर रोजगार और एक बेहतर लाइफस्टाइल पाना होता है। लेकिन जब यही प्रवासी मजदूर रोजगार न होने के चलते अपने गांवों की तरफ वापस लौटने लगते हैं, तो इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। पूरा ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश के लिए निकला है। भाई साहब आप बताइए, आपके साथ कितने लोग हैं इस ग्रुप में? इसमें 22 लोग हैं, 22 लोग सारे। हम लोग थाने में भी देख के आए, अथॉरिटी के पास में कंप्लेंट की, किसी ने कोई मदद नहीं की। अभी 22 तारीख से न कोई भी आया है, न कोई मिलने, न कोई देखने, न कुछ भी, किसी लिए नहीं आया। देश भर से इस रिवर्स माइग्रेशन की जितनी भी तस्वीरें सामने आई, उनने सारे देश का दिल दुखा दिया। कहीं कोई अपने नन्हे बच्चे को गोद में थामे मीलों मील चलने के लिए तैयार था, तो कहीं कोई हाथ रिक्शा, ठेला, साइकिल जो मिला उसी पर सवार हो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मकसद बस एक ही था कि कैसे अपनी मिट्टी अपने घर तक पहुंचा जा सके।
आपके पास साइकिल है, ये आपको साइकिल कहाँ से मिली? नई साइकिल है, पुरानी? दिखने में तो पुरानी लग रही है। तो कहीं से आपने कहीं से खरीदी साइकिल, ली जाने की? ये तो बहुत पहले ली थी। अच्छा, तो आप इस साइकिल पे ही तब से निकले हैं? और कहाँ से निकले हैं? यही अक्षर से, अरे बरंडी से। कहाँ से? बरंडी से। कृपाल आश्रम में वहीं से आए हैं। अच्छा, तो उतनी दूर से आप साइकिल पे ही चल करके निकले हैं, तो आप साइकिल से ही जाएंगे एमपी तक? हाँ, हाँ? एमपी तक। तो दिक्कत नहीं, इतना सारा सामान आपने साइकिल पे लादा हुआ है, दिक्कत नहीं होगी और आगे तक जाने में? इसमें राशन है, जैसे रात बरात कहीं रुक गए तो बनाने खाने के लिए राशन है, इसमें राशन है, बासन है बस। हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार ने इस बाबत कोई कदम नहीं उठाए। सरकार ने मजदूरों की सकुशल घर वापसी के लिए देश भर में श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश के अलग अलग हिस्से से मजदूरों को उनके गांव के निकटतम स्टेशनों तक पहुंचाया गया और उसके बाद उन्हें राज्य सरकार की बसों के जरिए अपने गांवों तक पहुंचाया गया। तस्वीरें सामने, बसों के ऊपर मजदूरों का पलायन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से मजदूर अपने घर के लिए जा रहा है, ये तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं, जहां बस की छत के ऊपर भी मजदूर बैठे हुए हैं ताकि वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बसों का कि उनके लिए भी कोई ऐसी बस आ जाए जो उन्हें लेकर उनके घर पहुँचा दे। खाने की व्यवस्था पूरी की गई है मध्य प्रदेश के अंदर, तमाम जो लोग हैं वो हेल्प के लिए निकले हैं, लेकिन घर जाने की व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं जो मजदूरों के अंदर एक टेंशन है और तमाम लोगों के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो है। तो ये देखना होगा कि खाने की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन अगर इनके जाने की व्यवस्था हो जाएगी तो वाकई में ये मजदूर अपने घर पहुंच सकेंगे और अपने घर में सकुशल रह सकेंगे। मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की थी। दिहाड़ी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था कर पाना बेहद कठिन काम साबित हो रहा था, जिसके लिए तमाम राज्य सरकारें प्रयासरत थी। साथ ही साथ केंद्र ने भी तमाम राज्यों को इस बारे में मदद करने का वादा भी किया था। कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए अगले 2 महीने तक खाने का इंतजाम कर रही है। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया गया। उनके मुताबिक राज्य सरकारों से मिले डेटा के आधार पर हमें लगता है कि हमारे यहाँ 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जिनके खाने की व्यवस्था केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रही है। सरकार अब ट्रेनें चला रही है कि आप लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। यूपी सरकार मध्य प्रदेश के लिए बसें चला रही हैं, फिर आप पैदल क्यों जा रही हैं? हमारा खो नहीं है जीवे, वे कह रहे कि तुम लोगों को नहीं है। कैसे, मतलब कहीं किसी से पूछा, कहीं जानकारी ली? लाई तो है, वही तो उन्होंने कह दी नहीं। जब तो नंगे न 2 महीना से बैठे मैम, जब नंग जाते मजबूरी में नंगर, हमारी तो लड़की भी खत्म हो गई है। अच्छा, आपके साथ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, ऐसे में बच्चों को पैदल लेकर के जाना आप ठीक समझ रही हैं? मनो क्या कर, मजबूरी में न करना पड़ो, न कभी नहीं न करते, काय हो न करते। जिन प्रवासी मजदूरों को वापस अपने ठिकानों तक ले जाने की कवायद जारी है, उसमें सबसे ज्यादा मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है। इसलिए इन राज्यों पर दबाव भी ज्यादा है। इन जगहों पर दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से अधिकतर मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला जारी है। इन राज्यों पर कोरोना की मार भी ज्यादा घातक है, तो इन राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों से राज्य में कोरोना के विस्फोट होने का खतरा भी बदस्तूर बना ही हुआ है। पर मजदूरों का कारवां लगातार जारी है। जिन्हें सरकारी मदद मिल पा रही है वो तो अपने गांव तक आसानी से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें सरकारी मदद मुहैया नहीं हो पा रही वो अपने अपने साधन से अपने ठिकानों की तरफ निकल पड़े हैं, जिनमें पिछले कई दिनों में कई जगहों से मजदूरों से भरे ट्रक, ट्रॉली और तमाम वाहनों के एक्सीडेंट और उसमें कई मजदूरों की मौत की खबर भी सामने आई है, जो कि अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा बस का काम है, बस गिर आए थे नोएडा। अपनी बहन क्या गिर के वहाँ बस गिर। मैडम ऐसा है, इनको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी, ये परेशान है, इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। अब तुम जानती हो ये बच्चों को लेके कहाँ पे डोलेंगे, बहुत दूर का सफर है इनका, तो कम से कम ये तो है कि यहाँ से वहाँ तक इनको आराम तो मिलेगा। मिल जाएगा।
फिर आगे भी देखेंगे, कोई न कोई सुविधा होगी तो किसी ट्रैक्टर में और आगे के लिए बैठा देंगे। तो ट्रैक्टरों में इन सभी मजदूरों को बैठा लिया है और ये सीधे जेवर तक इन्हें छोड़ेंगे। और सबके पास काफ़ी सारा सामान भी है। जिनके पास साइकिलें थी उन्होंने साइकिलों को भी अपनी ट्रैक्टर में रख लिया है। इसके आगे जेवर के आगे का रास्ता जैसे इन्होंने अभी से दिल्ली से लेकर के एक्सप्रेसवे तक तय किया है वैसे ही तय करेंगे। सागर जाना है, सागर सुल्तान कहीं भी पहुंचे, लेकिन शासन मालूम किया है जिंदा में तो देती नहीं है, मरने का 5-5 लाख 2-2 लाख बता दिया। अभी ऐसे में तो कोई साधन दे नहीं रही। घर तो आपको बस की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है? कुछ नहीं हो पाई। और अभी कुछ हो जाए हादसा, पैदल चल जाओ, 5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, लेकिन जाने के लिए कुछ नहीं है। रेल मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने तकरीबन 10 लाख लोगों को उनके घर वापस पहुंचाने का काम किया है, जो कि मूल रूप से दिल्ली और महाराष्ट्र से अपने राज्यों की तरफ लौटे हैं। इसके अलावा अगर बस और पैदल चलने वाले मजदूरों का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 5 लाख मजदूर ऐसे हैं जो कि ट्रेन के बजाय बस या पैदल सफर करके इन राज्यों में पहुंचे हैं। इस तरह सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश में कोरोना के चलते तकरीबन 15 लाख यानी 20% लोग पलायन का शिकार बने हैं। इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, भूख ज्यादा लगती होगी बच्चों को। अभी थोड़ी देर बाद धूप सर पे हो जाएगी, आप लोगों को चलने में भी समस्या आएगी, छोटे छोटे बच्चे रोएंगे, तो कैसे करेंगे आप लोग? करेंगे दीदी, अब जाएंगे जैसे माने के जैसे जाएंगे गांव पे तो जाएंगे। आप तो ऊपर वाले के बल पे जा रहा है, भगवान भरोसे पे जहाँ जाएंगे तो जाएंगे, ना मिल जाएगी कुछ तो जाएंगे, ना पैदल जाएंगे दीदी जी। और क्या, भगवान भरोसे पे मिल जाएगा खाने की तो चले जाएंगे, अपने खा जाएंगे, न मिले तो भूखे पड़े रहेंगे गली में, और क्या करेंगे सर। हालांकि एक तरफ सरकार कहती है कि राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, तो वहीं मजदूरों के निवाले पर राजनीति का मौका भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पहले मजदूरों को बांटे जा रहे खाने पर बहस जारी थी, तो अभी हालिया बहस उत्तर प्रदेश में मजदूरों को बसें मुहैया करवाने पर छिड़ गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मजदूरों को बसें मुहैया कराने की बात कही, तो इस पर योगी सरकार और कांग्रेस में खींचतान मच गई। योगी सरकार ने आरोप लगाया कि बसों के नाम पर एम्बुलेंस और 2 पहिया वाहनों की लिस्ट सौंपी गई है, तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि जितनी बसें हैं उनका तो इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। अब ये तो तब की स्थिति है जब मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने में सरकार जुटी है, लेकिन ये असल मुश्किल नहीं है। असल मुश्किल सरकार के सामने तब आएगी जब कोरोना के बाद इकोनॉमी को संतुलित करने के लिए तेजी से प्रयास किए जाएंगे। उस वक्त पर जब इस मजदूर वर्ग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो सरकार इन्हें वापस कैसे लाएगी? घर की तरफ पलायन करने वाले मजदूरों से जब जब वापस लौटने के बारे में सवाल किया गया, उनका एक ही जवाब था कि अभी तो बस घर जाना है, जब स्थितियां ठीक होंगी तब की तब देखी जाएगी। ये अपने आप में इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश को एक झटका सा है, क्योंकि देश में जितनी भी औद्योगिक इकाई हैं वो बड़े स्तर पर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सरीखे शहरों से चलती हैं, लेकिन इनमें काम करने वाले मजदूरों का बड़ा तबका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों से आता है। ये मजदूर आज पलायन को मजबूर हैं, और अगर ये शहरों से गाँव की ओर पलायन करते हैं तो फिर फैक्ट्रियों को खोलने में लेबर की समस्या का सामना करना पड़ेगा। किराए तक को पैसा नहीं दे हमारे ठेकेदार ने मैडम। अच्छा। हाँ बिल्कुल रीति जेबा है, खाने पीने को परेशान है, ऐसे भूख प्यास मर रहे हम, तो इसलिए हम लोगों ने कि अब घर चले, 2 महीना होगा 40 दिन।
ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं? हम एमपी जा रहे हैं। एमपी जा रहे हैं, इस झील चौक से आ रहे हैं सर। अच्छा, एमपी जा रहे हैं। तो जाने की जरूरत क्यों पड़ गई जब लॉकडाउन चल रहा है? तो साहब बताओ, छोटे छोटे 3 बच्चे, खाने के लिए कुछ है ना, हम क्या करेंगे बताओ। 2 महीना हमने गुजारा कर लिया, इसका पालन कर लिया, नहीं हमारे पास खाने के लिए, हम बेबस हैं। एमपी में कहाँ जाना है आपको? छतरपुर जिला। तो एमपी तो बहुत दूर है, कैसे जाओगे आप? मिल जाएगा सर, चले जाएंगे। क्या मिलेगा? वाहन मिल जाएगा, कुछ मिलना होगा ना तो पैदल निकल। लॉकडाउन 4.0 में मोदी सरकार ने नई लॉकडाउन नीति जारी की है, जिसके मुताबिक कई उद्योगों को चलाने की अनुमति सरकार दे रही है। लेकिन इनके सामने असल सवाल ये खड़ा हो गया है कि उद्योग तो खुल जाएंगे, लेकिन उन उद्योगों में काम करने के लिए लेबर की व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्योंकि आपके वर्कफोर्स का 70% हिस्सा तो गाँवों की तरफ पलायन कर चुका है। ऐसे में लॉकडाउन के वक्त हुए नुकसान की भरपाई के लिए जब कारोबार को दोगुनी रफ्तार से चलाने की जरूरत होगी, तो कारीगरों और मजदूरों के न होने से प्लानिंग खटाई में जाती दिखती है। मजदूरों के विषय में केंद्र और राज्य फिर से एक बार आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इन मजदूरों से पूछिए कि आखिर इनकी गलती क्या है, क्यों ये इतने मजबूर हो गए हैं। ये मजदूर हैं जो सूरत से निकले थे, कुछ इसमें से उड़ीसा जा रहे हैं, कुछ को झारखंड जाना है। आधी दूर तक पहुंचे, वहां से व्यवस्था ट्रक की गई। अभी ट्रक में बैठकर झारखंड जाने के लिए मजबूर है। 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है। 10 मिनट खड़े होना मुश्किल है। रात भर का सफ़र इन्होंने तय किया है। दिन भर का सफ़र ये तय करेंगे, तब जाकर रात में या कल सुबह तक ये झारखंड या उड़ीसा पहुंच पाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजदूर हैं, मैं बिल्कुल बातचीत करूँगा इनसे। संतोष जी, कब निकले थे आप लोग? अब कल से हम लोग निकले थे। वहाँ छत्तीसगढ़ से बस तक आ गए। यहाँ से अभी तक यहाँ फिलहाल 2-2:30 बजे होगा। आप कहाँ से आ रहे हैं मैडम? सूरत से आया। सूरत से आ रहे हैं? सूरत में आया। सूरत से आ रहे हैं। देखिए, ये कुछ मजदूर सूरत से आ रहे हैं और सभी उड़ीसा जाने वाले हैं। पहली नजर में देखें तो इस समस्या ने सर उठाना शुरू भी कर दिया है। अगर बात करें पंजाब हरियाणा सरीखे राज्यों की, तो कृषि के नजरिए से पंजाब और हरियाणा काफी बड़े राज्य माने जाते हैं, जहां पर मौसम के हिसाब से खेतों में बुआई का वक्त शुरू हो गया है। अब जबकि किसानों को बुआई और खेत के बाकी कामों के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे, तो इससे पैदावार पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पैदावार कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही खाद्यान्न के दामों में भी उछाल आ जाएगा और इस तरह से लॉकडाउन के बाद जनता के हिस्से महंगाई की मार भी आ सकती है। तो वहीं मेट्रो सिटीज में समस्या को इस तरह से समझा जा सकता है कि दिल्ली और मुंबई सरी के शहरों में मजदूरों का एक बड़ा तबका तकरीबन सभी तरह के काम संभालता है। मसलन आपके घर में काम करने वाली मेड हो या फिर सोसाइटी के गेट पर पहरा देने वाला गार्ड, पानी की सप्लाई करने वाले लोग हों या फिर न्यूज़पेपर डिलीवर करने वाला शख्स, इनका एक बड़ा तबका प्रवासी मजदूर की श्रेणी में आता है। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग है जो कि कारखानों और मार्केट में लगातार काम करता है, जो कि मूल रूप से इन शहरों के नहीं होते, लेकिन कुछ सालों में यहाँ आकर बस चुके होते हैं। रोजगार और खाने पीने की समस्या ने इस वर्ग को पलायन पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते सारी व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई हैं। अब सूरत में कहीं काम पे नहीं जाएंगे, अपना उड़ीसा में एक बार धोखा खा गया तो दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। इतना खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, ना रहने का जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो ऐसे ही भूखा आपस में मर के अभी कब तक काम पहुंचेगा कोई भरोसा भी नहीं है। अभी यहाँ से ये लोग गाड़ी वाला उतार देंगे, कहाँ वहाँ से सुविधा मिलेगा तो कब जाएंगे गाँव। वो देखता हूँ क्या करेंगे सब। जिसका मन कर रहा है वहाँ पर छोड़ दे रहा है, फिर आगे से कोई व्यवस्था मिलेगी तो फिर आगे की तरफ सफ़र तय करेंगे। तो ये दयनीय स्थिति है मजदूरों की। ये देखें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, तब पता चलेगा कि आखिर किस स्थिति में हमारा ये मजदूर है, जिसने भारत का कायाकल्प किया है, भारत को इस स्थिति में लेकर आए ये मजदूर, आज वो इतने मजबूर क्यों हैं। इस बात का सीधा सरोकार आपकी डेली लाइफ से, क्योंकि अगर ये लोग वापस नहीं लौटे तो फिर मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगेंगी। आपको ड्राइवर, मेड, सिक्योरिटी गार्ड तो मिलेंगे, लेकिन आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। यह बेसिक डिमांड और सप्लाई का नियम है कि अगर किसी चीज या सेवा की मांग ज्यादा है और उसकी पूर्ति में कमी आ रही है, तो फिर लाजमी है कि उसके दाम में बढ़ोतरी होगी और उसका इफेक्ट आपकी डेली लाइफ पर भी सीधा सीधा पड़ेगा।
मजदूरों के पलायन से अर्थव्यवस्था को धक्का जरूर लगेगा, लेकिन जानकारों का एक धड़ा यह भी कहता है कि इकोनॉमी क्रैश होने जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। और उसके पीछे का सीधा कारण है, मजदूर भले ही पलायन कर रहे हैं, लेकिन वो काम करना तो जारी रखेंगे ही। जो मजदूर अपना काम छोड़कर अपने गांव लौटे हैं, उनके सामने भी रोजी का संकट तो मुंह बाए खड़ा ही है। सब खेती पर निर्भर नहीं रह सकते, तो जिन मजदूरों ने शहरों से गांव की तरफ पलायन किया है, वो गांव में ही रोजगार के साधन तलाशेंगे। हो सकता है कि शहर में जिस मजदूरी के वो 100 रुपए कमाते थे, गांव में उन्हें इस काम का आधा यानी 50 रुपए ही मिले, लेकिन इससे कैश फ्लो बरकरार रहेगा और अर्थव्यवस्था ठप नहीं होगी। हालांकि ये एक पॉजिटिव थॉट है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि वो राज्य जहां ये मजदूर लौट कर आए हैं, उन सरकारों को जब राज्य में बेरोजगारी जैसे सर्वे कराने होंगे तो उनके आंकड़े यकीनन बढ़े हुए आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वहां मजदूरी सस्ती होगी और प्रचुर मात्रा में होगी, जिससे उत्पादकता बढ़ने की भी पूरी संभावना है। वहीं मजदूरों के नजरिए से देखें तो ये पलायन उनके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। एक इकोनॉमिकल सर्वे ये बताता है कि मजदूरों के पलायन के बाद बाकी बचे मजदूरों के लिए ये फायदे का सौदा साबित होगा। मसलन मजदूरों की कमी एक तरफ जहां डिमांड और सप्लाई के नियम के तहत उनके मेहनताने में बढ़ोतरी करेगी, तो वहीं उनके लाइफस्टाइल में भी इसके चलते सुधार होगा। इसके अलावा कम मजदूरों की उपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी जन्म लेंगी। एक बात तो साफ है कि मजदूरों के पलायन ने सरकार के सामने जितनी समस्या खड़ी की है, उससे ज्यादा समस्या इसके बाद जन्म लेगी, जब लॉकडाउन खुलने के बाद वर्कफोर्स कम होगा। बेपटरी हुई इकोनॉमी को दोगुनी रफ्तार से चलाने की जो कोशिश सरकार और व्यापारी कर रहे हैं, उनमें सबसे जरूरी हिस्सा यानी मजदूरों का ना होना बड़ा प्रभाव डालेगा। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि आज की तारीख में मजदूरों के आगे खाने पीने और रहने की जो समस्या पैदा हुई है, उसके चलते मजदूरों का पलायन नैतिक तौर पर सही जान पड़ता है। लेकिन ये कदम यकीनन आगे बड़ी समस्या खड़ी करेगा, क्योंकि हालात यदि सुधर भी जाते हैं तो भी मजदूरों का वापस शहरों की तरफ रुख करना अभी दूर की बात नजर आती है। दिल्ली से वाजिद अली, नोएडा से हर्षा चंदवानी और भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।